हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे 6 अंक के, मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वो भी ये क्वेश्चन जो नोट्स होंगे वो हैंड रिटन है। ठीक है, मैंने अपने हाथ से स्वयं लिखे हैं जो मुझे क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे हैं। और पहले लेसन के लाया हूँ भारत का राष्ट्रवाद। ठीक है ना, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिएगा, जो सभी लोग पहले चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी क्लास लगती है तो अगर नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो एक बार आप अच्छा सा कमेंट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पूछा क्या जाता है, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। कहने का मतलब देखो, दो क्वेश्चन पूछा था, अगर ये टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 6 अंक में आएगा, याद रखना। यदि यहां से 2 अंक में देना चाहेगा तो ये सिर्फ पूछ लेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। एमसीक्यू में भी बना सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके मुख्य कारण क्या थे। कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसके मुख्य कारण क्या है। यदि 6 अंक में बनाएगा तो इसके मुख्य कारण कहेगा कोई मुख्य 4 कारण बताइएगा, नहीं कहेगा तो कहेगा मुख्य कारण दीजिएगा। तो चलिएगा पहला इसका आंसर किसका क्या है, तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फिर क्या कर रहा है, फ्रांस के क्रांति के मुख्य कारण, तो लिखोगे इस क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति जो है इस क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला मुख्य कारण क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला मुख्य कारण है इस बात को समझिएगा, क्या कह रहा है, अयोग्य शासक। कहने का मतलब है देखो, फ्रांस की क्रांति के समय वहां लुई वंश का शासक था जो एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कहने का मतलब जो दूर की नहीं सोचता हो, कर्तव्यहीन शासक था। कहने का मतलब था फ्रांस की जो क्रांति हुई इसका मुख्य कारण एक ये भी था कि वहां का जो शासक था वो अयोग्य था। कहने का मतलब था अयोग्य कैसा था कि वह लुई वंश का शासक था जो एक अयोग्य था। कहने का मतलब वह उस कुर्सी के लायक नहीं था, योग्य नहीं था, जिद्दी था, अदूरदर्शी। कहने का मतलब जो आगे की नहीं सोचता था, सिर्फ वर्तमान में आराम से चैन से सोता था, मतलब समझता था, जीता था, आगे की नहीं सोचता था। फिर कह रहा कर्तव्य विहीन। कहने का मतलब जो उसके कर्म थे कि कैसे सत्ता को रखना है, किस प्रकार से क्या चलाना है, इस पर कोई भी उसका ध्यान नहीं था। एक ये भी मुख्य कारण था क्या, कि फ्रांस की क्रांति होने का। दूसरा फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है, कह रहा है मध्यम वर्ग। वहां का जो मध्यम वर्ग था ये भी क्या है, एक मुख्य कारण है। इसने क्या लिखा है यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। कहने का मतलब यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। कहने का मतलब था यहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई वहां पर छोटे मध्यम वर्ग के लोग आते थे, जैसे उद्योग पर डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर जो कार्य कर रहे थे वो लोग आते थे, जिनका मध्यम वर्ग क्या था, मध्यम वर्ग के लोगों में पूर्ण समर्थन किया। कहने का मतलब उन लोगों का जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वहां की जनता थी, उन्होंने उन मध्यम वर्ग के लोगों का क्या किया, पूर्णतः समर्थन किया। और फिर उन्होंने क्या उस क्रांति में क्या किया, एक मुख्य भूमिका निभाई। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है, मध्यम वर्ग के लोगों ने इसमें क्या किया था, भरपूर सहयोग दिया था। चलिएगा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आम जनता की दयनीय स्थिति। कहने का मतलब है ये तीसरा पॉइंट है, आम जनता की दयनीय स्थिति। वहां की जो नागरिक थे, वहां की जो जनता थी, उसकी दयनीय स्थिति। कहने का मतलब एक जटिल स्थिति थी। क्या कर रहा है, कह रहा है इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां शाही जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहने का मतलब था आम जनता की दयनीय स्थिति का मतलब था उस जब फ्रांस की क्रांति हुई है उस समय, कब, 1789 ईस्वी में उच्च वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग थे वो शाही जीवन व्यतीत कर रहे थे, और आम जनता जो नागरिक थी, पब्लिक थी, उसकी स्थिति बड़ी क्या थी, दयनीय थी। और वहां की जो आम जनता थी रोजी रोटी के लिए क्या हो रहे थे, तरस रहे थे। ये भी एक क्या है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है। समझ रहे ना, फिर समझ लीजिएगा। आम जनता की दयनीय स्थिति का मतलब होता है कि जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी उस समय क्या था, शासक जो था उच्च वर्ग थे और कुलीन वर्ग के थे, जो शाही जीवन जी रहे थे, व्यतीत कर रहे थे, पर वहां की जनता थी वो बहुत दयनीय स्थिति थी, रोटी के लिए तरस रहे थे, दवाई के लिए तरस रहे थे, हम अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पैसे के लिए तरस रहे थे। इसलिए ये भी एक क्या है, मुख्य कारण है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी।
चलिएगा। और चौथा और अंतिम मुख्य कारण क्या है समझिएगा, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। कहने का मतलब जो मजदूर है भैया, ठीक है, मजदूर जो था वहां का, जो कहने का मतलब जो लेबर वर्ग था, उसकी क्या थी, एक बहुत खराब दुर्दशा थी। समझिएगा, कह रहा है इस समय फ्रांस में जो उनमें मजदूरों के कार्य करने की, एक मिनट, इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए, कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति के समय, ठीक है, जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों को कार्य करने का स्वस्थ वर्धक परिस्थितियां नहीं थी। कहने का मतलब था जो मजदूर थे वहां की उद्योगों में, वहां की फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको स्वास्थ्य जो वर्धक था उनकी परिस्थितियां नहीं थी, वो कैसे उनमें काम करेंगे, उनके लायक उनमें कोई भी परिस्थितियां नहीं थी। कह रहा ना ही काम करने की निश्चित समय था। कहने का मतलब कोई काम करने का निश्चित समय नहीं, आप सुबह 6 बजे आ गए, शाम को 8 बजे तक कर रहे, 10 बजे तक कर रहे, 12 बजे तक कर रहे, कोई निश्चित समय नहीं था। और क्या कर रहा है, और ना ही उचित वेतन था, और ना ही उनको कोई वेतन था। ये नहीं कि आज 12 घंटे काम किया तो उन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा, उनको जो वेतन दे दिया गया वही वेतन को स्वीकार करना पड़ रहा था। ये भी एक क्या थी, ये थी मजदूरों की दुर्दशा, बहुत खराब थी, दयनीय थी। ये भी क्या है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखिएगा पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, ये अगर पेपर में आएगा तो सीधा 6 अंक में आएगा। ठीक है ना, चलिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको दिखाते हैं पेपर की दृष्टि से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये भी अगर देखिए 2020 में आया है, 2020 में आया है, 2023 में आया है, 2020 में आया है, ये भी आया है तो कितने अंक में आया है, 6 अंक में आया था। तो कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, अथवा कैसे पूछा जाता, कह रहा है ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, तथा 2 कारण लिखिए। फिर क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। चलिएगा समझो मेरी बात को, कह रहा है बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। कहने जो बिस्मार्क था वो जर्मनी के महान पुत्र थे, उनमें से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का एकीकरण मतलब इकट्ठा करना, उसका क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, फिर कह रहा है इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए क्यों अच्छा कहा जाता है, क्योंकि उसने जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बिस्मार्क क्या था, जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। चलो फिर क्या करा है, उसने प्रसा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपना करके सर्वप्रथम स्लेस्विंग तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। कहने का मतलब है बिस्मार्क ने, पूछा जाएगा कौन सी नीति अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपना करके सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले स्लेस्विंग तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर क्या कर रहा है देखिएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में सेडोवा के युद्ध 1866 में पराजित करके उसने जर्मन राज्यों को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। कहने का मतलब है फिर ऑस्ट्रेलिया को जो सेडोवा के में एक युद्ध हो रहा था, उसमें उसको क्या कर दिया, पराजित करके जर्मन राज्य जो थे उनको उनके प्रभाव से क्या कर लिया, मुक्त करा लिया। फिर क्या, तत्पश्चात इतना होने के बाद कौन, बिस्मार्क। तत्पश्चात बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन, इस बात को, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर लिया। कहने का मतलब था जो बिस्मार्क था वो सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया, और फिर करके जर्मनी का क्या कर लिया, पूर्णतः एकीकरण कर लिया। फिर कह रहा 18 जनवरी 1871 को प्रसा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। फिर कह रहा है सन 1871 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। बिस्मार्क ने त्याग पत्र दे दिया, प्रधानमंत्री बना। सन 1890 में जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को से मतभेद हो जाने के कारण बिस्मार्क ने त्याग दे दिया। 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में बिस्मार्क की मृत्यु हो गई।
अगर आपसे सिर्फ इतना पूछता 2 अंक में कि बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने देखिएगा नेपोलियन को तृतीय को पराजित करके जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या क्या इसने देखिएगा सेडेवा के जो युद्ध चल रहा था उसमें पराजित करके जर्मनी के जो राज्य थे जर्मन के उनको एक पास एकत्रित कर लिया। ठीक है, उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और उसने क्या किया कि जो बिस्मार्क था उसने अपने आप को एक प्रभावशाली, कहने का मतलब है दूर की सोच करके अपने छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित कर लिया था। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर देखिए पहले लेसन से ये 2 लेसन और बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और है, ये आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।